सब? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स कुछ बनाए थे और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ख़त्म करते हुए हम लोग मोमेंटम और इनर्शिया जैसे टॉपिक को बहुत ही ईजी से ख़त्म किए थे। आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो जनरली ये क्या होता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम लोग को याद रह जाता है, बट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में काफ़ी कन्फ्यूजिंग बना रहता है। क्योंकि मेरा बनता था इसलिए हमको लगता है कि मेजर प्रोपोर्शन में ये होता है। आप लोग को यहाँ पे मैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन काफ़ी इजी से बताने का ट्राई करूँगी एंड आई होप कि आप लोग को ज़रूर समझ में आएगा। वीडियो को बिना स्किप करके देखें तो आई एम श्योर कि आज के बाद आपको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा समझने में। तो चलिए, आप सभी का यहाँ पे बहुत बहुत वेलकम है आपका अपना चैनल पे। तो अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। आप डेफिनेशन को पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट को यहाँ पे देखते हैं तो समझने में इजी होगा। ओके, तो हम लोग इसके पहले वाले जो वीडियो जो थे, थर्ड वाला जो न्यूमेरिकल जो किए थे, सबसे लास्ट वाला न्यूमेरिकल, उसमें हम लोग पढ़े थे क्या, चेंज इन मोमेंटम के बारे में। ओके, चेंज इन मोमेंटम के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो एक चीज यहाँ पे हम आपको एग्जाम्पल के बारे में बता रहे हैं। एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे समझिए कि एक बॉल अगर है, ये बॉल समझ लीजिए कि ये बॉल 2 kg का बॉल है, ठीक है। यहाँ से इस बॉल को अगर हम लोग थ्रो करेंगे, यहाँ पे इसका इनिशियल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हो गया समझिए 5 मीटर पर सेकेंड। अब अगर इस केस में, ये केस पहला हो गया, पहला केस हो गया यहाँ पे, इस केस में अगर आपको हम बोले कि यहाँ पे आप चेंज इन मोमेंटम निकालिए तो क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, बहुत इजी। क्या होता है इसमें, यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं मास को, ठीक है, मास को अगर कॉमन में अगर ले ले तो Vf माइनस Vi, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। काफी इजी है क्योंकि मास दोनों में सेम है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लिए, मास ले लिए 2 kg, फाइनल है हम लोग का 5 माइनस 0 आ गया 10, ठीक है, 10 kg मीटर पर सेकेंड। क्योंकि ये मोमेंटम है, यूनिट ध्यान रखना है, ठीक है। ये पहला ये केस बनता है। अगर हम लोग दूसरा केस यहाँ पे अगर लेते हैं, सेम चीज रहेगा, वही बॉल रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग फोर्स कम लगाए थे, तो हम लोग का वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड तक आया। यहाँ पे फोर्स थोड़ा और ज्यादा अगर लगाएंगे, मान लीजिए वही बॉल है, वही 2 kg का है, तो यहाँ पे हम लोग का फिर से भी इनिशियल रहेगा 0 मीटर पर सेकेंड और भी फाइनल समझ लीजिए यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड आया, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे हम लोग फोर्स लगाए, तो यहाँ पे हम लोग का क्या आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। वही चीज यहाँ पे करेंगे, मास यहाँ पे रखेंगे आपका 2, ओके, फाइनल हम लोग का कितना आ गया 10 माइनस 0, मतलब कि यहाँ पे आ रहा है 20 kg मीटर पर सेकेंड। क्या आ रहा है, चेंज इन मोमेंटम। तो दोनों केसेस में हम लोग को यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, दोनों केसेस में ये समझ में आ रहा है कि जब फोर्स कम लगा तो चेंज इन मोमेंटम भी कम हुआ, जब फोर्स ज्यादा लगा तो चेंज इन मोमेंटम भी ज्यादा हुआ। समझ रहे हैं ना चीज को, फोर्स ज्यादा लग रहा है तो चेंज इन मोमेंटम भी ज्यादा हो रहा है, फोर्स अगर कम लग रहा है तो चेंज इन मोमेंटम भी कम हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। कह सकते हैं पहला वाला पॉइंट कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम है। कोई इश्यू है यहाँ पे नहीं, अगर है तो आप लोग कमेंट में बोल सकते हैं। तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम है। ओके, ठीक है, यहाँ पे इस चीज को हम लोग समझ लिए। अब आप लोग को एक चीज हम बता रहे हैं, जैसे कि एक एप्लीकेशन ही है ये सब का। जब भी कोई क्रिकेटर, भाई आप लोग भी खेलते होंगे क्रिकेट, ठीक है, जब बॉल जब दूर से जब आता है तो हम लोग बॉल को डायरेक्टली ऐसे क्यों नहीं कैच करते। आप देखे होंगे क्रिकेटर लोग को कि बॉल जब दूर से जब आता है तो वो लोग हाथ को पीछे करके कैच करते। वाई, जब कोई भी एथलीट को अगर दौड़ाया अगर जाता है, जिस टाइम की वो अब दौड़ के मतलब कि गिरेगी, या फिर हाई जंप लॉन्ग जंप में भी आप लोग देखते तो वो सैंड के ऊपर ही क्यों उसको कूदाया जाता है। वाई, वो लास्ट वहां पे दौड़ के सैंड के ऊपर ही क्यों गिरता है। वाई, यहाँ पे वहां पे क्यों नहीं, रोड क्यों नहीं बना हुआ रहता है। समझ रहे ना चीज को, क्यों क्यों ये सब क्वेश्चन मार्क है। जब भी एक जैसे कि प्लेन अगर है, घर पे ही आप सीमेंट के ऊपर अगर कांच का अगर ग्लास अगर गिराते हैं तो वो टूट जाता है, लेकिन उसी के कंपैरिजन में हम लोग अगर कोई क्वेश्चन के ऊपर अगर उस अगर ग्लास को अगर गिराते हैं तो वो नहीं टूटता है। वाई, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है ना, जनरली है, साइंस तो हम लोग ऐसे ही आप लोग देख के ही समझ आएंगे हम लोग के डेली लाइफ में। तो वाई इट इज हैपनिंग, ये क्वेश्चन मार्क है ये सब चीज, ठीक है। तो पहला अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं, पहला वाला
कि जब भी कोई क्रिकेटर बॉल को कैच करता है तो वो हाथ पीछे करके क्यों करता है, क्यों? यहाँ पे यही रीजन है, आपको समझने वाला। देखिए यहाँ पे रीजन है कि फोर्स जब ज्यादा, जब तेजी से जब आता है, मतलब कि हाई वेलोसिटी से जब आता है वो बॉल, तो अगर वो डायरेक्टली अगर उसको अगर कैच अगर कर ले तो उसके हाथ में ज्यादा जोर से चोट लगेगा। और अगर वो वेलोसिटी अगर ग्रेजुअली अगर धीरे धीरे अगर कम अगर करेगा तो उससे क्या हो जाएगा कि चोट कम लगेगा। तो वो हाथ को पीछे करके इसीलिए कैच करता है ताकि बॉल का जो वेलोसिटी जो है वो ग्रेजुअली चेंज हो। वो ग्रेजुअली अगर चेंज अगर होगा तो वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, धीरे धीरे कम अगर हो जाएगा तो फोर्स भी डेफिनेटली कम होगा। अब फोर्स कम होगा, वेलोसिटी कम होगा, सो उसको चोट कम लगेगा। इन द केसेस ऑफ सेम सिनेरियो आपका यहाँ पे आता है वो एथलीट का कूदना और कुशन पर ग्लास गिराना। उसमें भी क्या होता है, उसमें भी जो होता है हम लोग का ये आपका वेलोसिटी जो होता है वो ग्रेजुअली कम होता है। क्या होता है ना, उसमें ग्रेजुअली कम होता है। जब ग्रेजुअली जब कम जब होता है, जैसे कि समझिए कि ये ग्लास अगर ये डायरेक्ट प्लेन में अगर गिरे, ठीक है, तो वो ग्लास क्या होता है कि टूट जाता है। फिर हम लोग क्या चीज देख रहे थे एप्लीकेशन में कि अगर वो ग्लास को अगर हम लोग एक फ्लोर में अगर गिराते हैं, उसी के कंपैरिजन में अगर एक कुशन पे सेम ग्लास को अगर ड्रॉप अगर करवाते हैं सेम फोर्स से, ओके, सेम फोर्स से, सेम हाइट से, तो यहाँ पे जो है ये ग्लास फ्लोर पे जब गिरता है तो वो एकदम तुरंत से वो वेलोसिटी जीरो हो जाने के कारण वहाँ पे ग्लास टूट जाता है। लेकिन इन द केसेस ऑफ समझिए कि ये क्वेश्चन अगर है, इसके ऊपर सेम ग्लास को अगर ड्रॉप अगर करते हैं 10 मीटर पर सेकेंड अगर रहा उसका, ठीक है, और गिरते गिरते यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेजुअली चेंज आता है। ग्रेजुअली चेंजेस क्यों आता है, क्योंकि वो बाउंस करता है, वो बाउंस करता है। यहाँ से अगर आया, यहाँ से जैसे बाउंस किया, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड हुआ, फिर से बाउंस किया 2 मीटर पर सेकेंड हुआ, देन इट इज 0 मीटर पर सेकेंड में चेंज होगा। मतलब कि ग्रेजुअली चेंजेस इन वेलोसिटी ड्यू टू दिस फोर्स इज ऑल्सो चेंजेस, ओके, फोर्स भी मतलब लेस हो जाता है। यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, इसके कारण लेस हो जाएगा। चेंज इन मोमेंटम अगर लेस अगर होगा तो वी नो दैट द चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, सो हियर फोर्स भी यहाँ पे लेस हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या चीज समझ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं ये सारे एग्जांपल्स यहाँ पे हम लोग क्या समझे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। ऑलराइट, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, वो हम लोग एथलीट का भी देख रहे हैं, वही चीज है। अगर बॉल को जो कैच जो कर रहे थे जो क्रिकेटर, वो भी हम लोग का वही एप्लीकेशन है। यहाँ पे हम लोग यही चीज समझ रहे हैं कि जैसे अगर वो हाथ को पीछे इसीलिए कर रहा था ताकि कि उसका फोर्स कम होगा। फोर्स कम होगा मतलब कि जनरली वो वेलोसिटी ग्रेजुअली चेंजेस में आएगा। वेलोसिटी अगर चेंजेस अगर आया तो यहाँ पे मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम भी कम होगा ड्यू टू दिस कि उसको चोट भी कम लगेगा। वो एथलीट का भी वो उसमें भी उसको चोट कम लगेगा। इसी कारण होता है कि हम लोग क्रिकेटर लोग पीछे हाथ को करके बॉल को पकड़, ठीक है। और ये सब जितना भी हम लोग एग्जांपल देखे, हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या चीज समझे कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम होता है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। अब एक चीज आप लोग समझिए, यही एग्जांपल, सेम एग्जांपल में आप बताइए हमको, जब ये ग्लास गिर रहा है तो यहाँ पे जब फोर्स जब ज्यादा जब लगा, यहाँ पे फोर्स ज्यादा लगा ना भाई, तब ना वेलोसिटी एकदम अचानक से जीरो हुआ और ग्लास टूट गया। तो यहाँ पे फोर्स ज्यादा लग रहा है, यहाँ पे फोर्स कम लग रहा है। जब फोर्स जब ज्यादा जब लग रहा है तो यहाँ पे टाइम कम लगा। ग्लास को जब फ्लोर पे जैसे हम लोग करते हैं गिराते हैं, ये ग्लास जैसे कि फ्लोर पे ऐसे गिरा, धड़ाम से टूट गया, ठीक है, ये तो टूट गया। और अगर कोई कुशन के ऊपर अगर गिराते ऐसे गिरा, एक बार बाउंस हुआ, फिर बाउंस हुआ, फिर तो आप बताइए कि किसमें ज्यादा टाइम लगेगा, फ्लोर पे या फिर कुशन पे? ज्यादा टाइम कहाँ पे लगेगा? ज्यादा टाइम हम लोग का कुशन पे जाएगा, क्योंकि वो एक बार गिर रहा है, फिर बाउंस कर रहा है, फिर थोड़ा सा बाउंस किया, फिर जा करके वेलोसिटी जीरो आया, तो ज्यादा टाइम वहां पे लग रहा है। बट इन द फर्स्ट केसेस यहाँ पे क्या, जब फ्लोर पे जब गिरा है तो वो डायरेक्टली तुरंत गिर गया, तुरंत टूट गया, तो यहाँ पे टाइम कम लग रहा है। समझ रहे हो अब इस चीज को? ये क्या बता रहा है यहाँ पे कि फोर्स जब ज्यादा जब लग रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम कम लग रहा है। वाइस वर्सा, अगर फोर्स अगर कम अगर लग रहा है तो टाइम ज्यादा लग रहा है। तो हम लोग इसमें कह सकते हैं कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। कह सकते हैं ये केस कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। पहले सारे एग्जांपल्स में हम लोग ये समझे कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, और उसी एग्जांपल से हम लोग क्या सीखे कि फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को दो केस आ गए,
दो यहाँ पे हम लोग का पॉइंट्स आ गया। देखिए बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश है, बहुत इजी ही आपको हम एग्जांपल भी दे रहे हैं, जो कि आप लोग खुद ही जनरली हम लोग डेली लाइफ में जो चीज़ हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। कुछ यहाँ पे कैलकुलेशन, कुछ एक्स्ट्रा लॉजिकल चीज़ नहीं है, सब कुछ तो नॉर्मली है, बस खाली थोड़ा सा समझने वाला चीज़ है। एंड आई होप कि आप लोग समझ भी रहे होंगे। तो देखिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या समझे कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम आ रहा है, अब फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम आ रहा है। अब यही दोनों को लेकर के हम लोग यहाँ पे निकालेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, जो आपको थंबनेल में दिखा था, ठीक है, फादर इज इक्वल्स टू माँ। हाँ यही चीज़ है, यही चीज़ हम इसीलिए लिखे थे ताकि आपको याद करना नहीं पड़ेगा, वो चीज़ आपको याद ही रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, तो चेंज इन मोमेंटम हम लोग क्या जानते हैं, चेंज इन मोमेंटम हम लोग जानते हैं क्या, मास और v फाइनल माइनस v इनिशियल। अच्छा, v फाइनल को हम लोग लिखते हैं ना v, और v इनिशियल का हम लोग लिखते हैं u। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि डेल p इज इक्वल्स टू m, v f को हम लोग क्या लिखते हैं v माइनस u, ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो जब हम लोग जाने कि f इज, ये दोनों रिलेशन को हम लोग अगर यहाँ पे अगर कंबाइंड अगर कर दें तो हम लोग लिख सकते हैं ना यहाँ पे कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। तो अब हम लोग यहीं पे इस चीज को पुट कर देंगे, तो डेल पी की जगह पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, एम भी माइनस यू बाई टी। ओके, कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई इश्यू है, आराम से इसको कर सकते हैं। अब अगर आपको यहाँ पे याद है इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आपको अगर याद है तो यहाँ पे आपको ये चीज तो याद होगा, और अगर इससे अगर हम अगर ए अगर निकाले तो हम इसको बोल सकते हैं ना कि v माइनस यू बाई टी, ये चीज बोल सकते हैं ना कि a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, एक्सीलरेशन को ये हम लोग बोल सकते हैं। तो यही चीज को अब हम लोग यहाँ पे अगर पुट अगर कर दे तो हम लोग f इज इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पे m और a, ठीक है, f इज इक्वल टू m और a, सॉरी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। अब एक चीज देखिए, ये तो हम लोग का यहाँ पे आ गया, ठीक है, क्या आया हम लोग का कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m a। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब भी हटता है तो एक कांस्टेंट टर्म लगता है, इसको याद रखिएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे f इज इक्वल टू k m a, बट ये k जो है ये अपने कांस्टेंट है जिसका कि ऐसा यूनिट इसका वैल्यू होता है 1। ऑलराइट, सो यहाँ पे k इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, जिस कारण हम लोग आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं f इज इक्वल टू एम ए, जो कि हम लोग को सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे बहुत ही इजीली तरीके से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, मतलब कि आ चुका है। तो हम लोग यहाँ पे अगर एक बार रिकैप अगर करें तो आप लोग समझ सकते हैं अब कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, हाउ इट इज बाय द गिवन ऑफ एग्जांपल आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे देख के, ठीक है। तो दोनों को जब हम लोग जब कंबाइन जब करते हैं तो यहाँ पे हम लोग एक रिलेशन आता है चेंज इन मोमेंटम में एम भी माइनस यू, एंड विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यहाँ पे एक्सेलरेशन का टर्म यहाँ पे पुट कर देते हैं और हम लोग को यहाँ पे आ जाता है f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो यहाँ पे हम लोग एक कांस्टेंट टर्म डालते हैं, कांस्टेंट टर्म को जब डाले तो k एम ए हम लोग का है, k जो होता है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, इसका ऐसा यूनिट वैल्यू होता है कितना 1 होता है, जिसको कि हट गया ये 1 से, तो f इज इक्वल टू एम ए हम लोग का यहाँ पे आ गया। ऑलराइट, अब आप पढ़िए क्या डेफिनेशन, इतना समझने के बाद अब पढ़िए डेफिनेशन, एंड आई होप कि आपको रटना पक्का नहीं पड़ेगा। अब पढ़िए क्या बता रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये रेट ऑफ क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम ही है, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट। ओके, मतलब क्या बता रहा है कि जो भी है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये फोर्स किसके, चेंज इन मोमेंटम के, और जिस डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है उधर ही एक्ट कर रहा है। समझ रहे चीज को, एंड आई होप हमको लग रहा है कि अब आप डेफिनेशन को अगर पढ़िएगा इतने सारे चीज समझ के तो आपको रटना नहीं पड़ेगा और आपको ये चीज याद रहेगा, दैट इज फादर इज इक्वल्स टू मास, दैट इज फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जो कि हम लोग का है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मतलब न्यूटन। ये चीज आप लोग यहाँ पे समझिए और समझ गए होंगे आई होप। अगर आप समझ गए हैं देन 1 लाइक दीजिएगा। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग समझ गए, इस टॉपिक को, अब इसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल्स को हेल्प लेंगे और न्यूमेरिकल्स से और ज़्यादा इस चीज़ को हम लोग क्लैरिफाई करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, इसके बाद मिलते हैं अब न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, जय हिंद।